आज भी काली भेड़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं स्थिति को खराब करने पर तुली हुई हैं। निकाल फेंके ना उन काली भेड़ों को। अब वो एलजी साहब बड़े सतर्क है इस मामले में, वो छानबीन कर रहे हैं, ऐसा ऐसा निकालेंगे। एक काली भेड़ के चक्कर में सफेद भेड़ भी चलेगी तो मुश्किल हो जाएगा। तो वो कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं जो है, जो खराब लोग हैं वो निकाले जाएंगे बाहर, गुलदस्ते में से कांटा बाहर होगा, गुलदस्ता फूल का बना रहे। सवाल, डेली वेजर्स बहुत नाराज हैं, आपने उनको कुछ एक ऐसा अल्फाज कह दिया था, उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यकर्ता से इस अल्फाज की उम्मीद नहीं। मुझे भी नोटिस में ये बात लाई थी, उन लोगों ने मुझे कहा था, मुझे भी खेद हुआ कि शायद उनको हर्ट होगी ये बात, लेकिन मैंने उनको हर्ट करने के लिए नहीं कही थी। मैंने सच को सामने लाने का प्रयास किया था कि पिछली सरकारों ने आपको सिर्फ इस्तेमाल किया। कईयों ने अपने घरों में माली का काम करवाया, कईयों ने कुछ नहीं किया तो मेरी धर्मपत्नी बाजार जा रही है उसका बैग उठा के जाओ, तो कईयों ने कुछ नहीं किया, मंत्रियों ने तो मेरे बच्चे खिलाओ। ये बच्चे खिलाने के लिए फोर्थ क्लास लोग नहीं लगाए गए थे। विक्रम रंधावा जी से थोड़ी सी बातें कर लेते हैं चलते हुए हालातों को लेकर। सर, आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, चलिए मान लेते हैं बीजेपी ही एक वाहिद ऐसी पार्टी है जो सोचती है सबका साथ है और सबका विकास है। आपको नहीं लगता सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए यूथ कब से एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहा है, उन्हें देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, यूथ का जो हक है उसको मिलना चाहिए। लेकिन कभी बोलते हुए नहीं देखा बीजेपी को। नहीं, बीजेपी हमेशा यूथ के साथ है, हर जगह खड़ी है जहाँ तक बात होगी। अब बात होता क्या है कि दिखाने के डोल कुछ और होते हैं ना, हम उन लोगों में से नहीं है जो आकर यूथ के बीच में बैठ गए तो लीडरी की और झूठे वास्ते दे के चले गए। अब यहाँ पर एलजी का एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी तक हमने ये बात पहुँचाई भी है कि युवाओं को बड़ी मुश्किल मौका मिल रहा है, इसमें एज रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलनी चाहिए, जो उनका हक है वो उनको मिलना चाहिए। तो आपको रिस्पॉन्स क्या मिला? बेहतर रिस्पांस है, वो इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन उस पर वर्कआउट कर रही है कि हम क्या रिलैक्सेशन इसमें दे सकते हैं। लेकिन जब ये वैकेंसी निकाली गई थी, आप खुद बताएं कि 18 साल का बच्चा वो ग्रेजुएशन कर सकता है? पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये कैसे निकाल दी? देखिए, आज भी एडमिनिस्ट्रेशन में मैं शुरू से कहता आया हूँ, चाहे एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे राज्यपाल भी शासन था, आज भी काली भेड़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं स्थिति को खराब करने पर तुली हुई हैं। निकाल फेंके ना उन काली भेड़ों को। अब वो एलजी साहब बड़े सतर्क है इस मामले में, वो छानबीन कर रहे हैं, ऐसा ऐसा निकालेंगे। एक काली भेड़ के चक्कर में सफेद भेड़ भी चलेगी तो मुश्किल हो जाएगा। तो वो कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं जो है, जो खराब लोग हैं वो निकाले जाएंगे बाहर, गुलदस्ते में से कांटा बाहर होगा, गुलदस्ता फूल का बना रहे। अच्छा, आप रोशनी स्कैम पे तो बात करते ही करते हैं, बट उसमें बीजेपी के भी जो लीडर्स हैं उनका नाम आया, काफ़ी सीनियर लीडर हैं, काफ़ी चर्चाओं का विषय रह चुके हैं, वो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब ये रोशनी को उस सरकार ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने चलाया था, उस वक्त सैकड़ों लोगों ने जो ज़मीनें उनके पास थी, किसी भी तरीके से थी, उसको रेगुलराइज कराने का प्रयास किया। उसमें कोई बीजेपी, कांग्रेस, एनसी का इशू कोई नहीं है। विक्रम रंधावा के पास अगर ऐसा कोई टुकड़ा होगा जो सरकार के कानून नियम के तहत वो उसका मालिक बन सकता है 4 पैसे या फीस भर के, तो विक्रम रंधावा या बीजेपी का कोई कसूर नहीं है। सरकार का कानून था, रोशनी एक्ट लागू हुआ, उस रोशनी एक्ट के तहत अगर आपने ले ली तो मैंने ले ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। टारगेट विक्रम रंधावा इसलिए बन गया क्योंकि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। तो भैया, अब जब रोशनी एक्ट खत्म हो गया तो फिर जो हमारा कब्जा रहा वो भी खत्म हो गया। जो हमने पैसे भरे हमें वापस कर दो, अपनी जमीन अपने पास रख लो। इस पे इतना हो हल्ला करने की जरूरत ही नहीं है। फारूक अब्दुल्ला 20 कनाल जंगलात की जमीन पे आलीशान बंगला बना के बैठा हुआ है और दिन भर वो गतिविधियां वहां चलती हैं जिसपे आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्या तो गतिविधियां लगता है कि वो कहीं ना कहीं उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि फारूक अब्दुल्ला को ऐसी क्या नौबत पड़ गई कि बठिंडी में 20 कनाल जंगलात की ज़मीन पे कोठी बनानी पड़ी। अगर खानदानी पैसा था, अपनी ज़मीन खरीदते तो बनाते ना, वो क्यों नहीं हुआ? लेकिन वो बीजेपी वालों का कहीं नाम आ गया तो उसकी बाल की खाल उतारनी है, तो उतारिए, नाम को मना थोड़ी करते हैं। मीडिया एक ट्रांसपेरेंट सेक्टर होता है, मीडिया सही चीज़ को आगे लाता है। इसलिए मैंने स्पष्ट कर दिया कि जब भी इस ज़मीन के ऊपर हमारे जिन भी भाइयों का नाम आया है, चाहे मेरा भी नाम आया है, वो जो प्रावधान था उसके तहत उस पर कार्रवाई हुई है। अब वो प्रावधान खत्म हो गया, ज़मीन आपकी हुई, हमारा पैसा वापस कर दो। ठीक है, उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया इलेक्शंस होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही सरकार बनेगी, मतलब, और उन्होंने कहा एक वाहिद रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस। मुंगेरी लाल के हसीन सपने यानी नहीं बनेगी, थोड़ी मना कर सकते हैं उनको देखने के लिए। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस भूल गई है कि कश्मीर में पीडीपी भी है, अपनी पार्टी भी है, सजाद लोन साहब भी फारूक अब्दुल्ला पे नजरें टिका के बैठे हैं। तो जहाँ किस रास्ते पे जाता है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ही सारी मुसीबतों की जड़ है। आज कश्मीर के अवाम ने दंश झेला है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी थी, जिन्होंने तबाही की जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर को विकास के रास्ते पे आने से रोका, तो आज ये लोग जिम्मेवार हैं। ये आने वाले दिनों में वोटर तय करेगा। आपको हालातों का जिम्मेदार ठहराते हैं, आप उनको ठहराते हैं?
ये तो डीडीसी के चुनावों ने बता दिया कौन जिम्मेवार है। वो पूरा कुंभा मिलके लड़ा तब भी कहीं नहीं पहुंच पाए। हम अपने बलबूते, विकास के बलबूते पे चले, फिर भी ठिकाने पे लग गए। आप विकास की बात करते हैं, लोग आपसे संतुष्ट नहीं होते। हम लोगों को संतुष्ट करेंगे ना जब वोट लेने जाएंगे। हम यकीन दिलाएंगे, हमारे नायब सरपंच हमारे चेहरा है। ये विक्रम रंधावा कुछ नहीं है। आज जो भी है हमारे नायब सरपंच असलम साहब है। एक सवाल, डेली वेजर्स बहुत नाराज हैं। आपने उनको कुछ एक ऐसा अल्फाज कह दिया था, उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यकर्ता से इस अल्फाज की उम्मीद नहीं। मुझे भी नोटिस में ये बात लाई थी, उन लोगों ने मुझे कहा था, मुझे भी खेद हुआ कि शायद उनको हर्ट होगी ये बात, लेकिन मैंने उनको हर्ट करने के लिए नहीं कही थी। मैंने सच को सामने लाने का प्रयास किया था कि पिछली सरकारों ने आपको सिर्फ इस्तेमाल किया। कईयों ने अपने घरों में माली का काम करवाया, कईयों ने कुछ नहीं किया तो मेरी धर्मपत्नी बाजार जा रही है उसका बैग उठा के जाओ, तो कईयों ने कुछ नहीं किया, मंत्रियों ने तो मेरे बच्चे खिलाओ। ये बच्चे खिलाने के लिए फोर्थ क्लास लोग नहीं लगाए गए थे, ये अच्छे घरों के बच्चे थे। ज़रूरत के हिसाब से इनको विभागों में लगाया गया था। मैं आज भी उसके लिए खड़ा हूँ कि इनको सबको रेगुलराइज करके जो इनकी सेवाएं ली जा रही हैं आज के पे स्केल के हिसाब से इनको तनख्वाह मिलनी चाहिए और इनको रेगुलराइज करना चाहिए, चाहे वो कश्मीर का है चाहे वो जम्मू का है। आपकी पार्टी ऐसे प्रावधान बनाएगी कि वो रेगुलाइज हो हमने पाए? तो कहा था, हम जब सरकार में अपने बलबूते पे आएंगे हम इनको पहले टारगेट लेके चलेंगे कि पहले ये लोग रेगुलराइज हों। जब ये लोग अकोमोडेट हो जाएंगे, कहते हैं डीडीसी में सिर्फ वोट लिए हैं बीजेपी नहीं ऐसा कुछ नहीं। डीडीसी विकास कार्य करवा रही है, डीडीसी के बलबूते पे काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सरकार का काम करना और डीडीसी का एक लेवल होता है ना, उस पर होता है। हमने उनसे कहा था कि हमारा मंसूबा जो है हम ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे। आज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का भली भांति ज्ञान है कि भारतीय जनता पार्टी ही सिर्फ लोगों का भला कर सकती है। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे, हमने 50+ का स्लोगन दिया है, आपको जम्मू कश्मीर में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री देंगे हम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम रंधावा जी ने जो सिनेरियो है उसको लेकर काफ़ी बात की, प्रेजेंट सिनेरियो को लेकर, और आई होप जो कन्वर्सेशन हुई आपको कैसी लगी। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना ना भूलें। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंबुलेटिन। आशिक खान के साथ, अल्लाह हाफिज़।